बंद तो आ रही है आवाज। बंद ही कर दी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं कपिल दुबे और आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। तो संविधान निर्माण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने चर्चा करी थी कि भारत का जो संविधान बनाया गया उसके लिए भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण के लिए किए गए प्रयास का जो लेक्चर है वो अपलोड किया जा चुका है। जो विद्यार्थी इस क्लास से जुड़े हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वो पुराने लेक्चर को देख लें और उसका रिवीजन कर लें, तब उन्हें ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो पुरानी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमने बोला कि जो संविधान सभा का कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटेन के सामंतवादी सर हेनरी मैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में संविधान सभा का प्रथम दर्शन जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वराज बिल में देखने को मिलता है। जैसे ही गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ उसके बाद गांधी जी ने 1922 में कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छानुसार बनेगा और केवल भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। गांधी जी की इसी मांग का समर्थन 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भारतीय संविधान का एक छोटा प्रस्ताव प्रस्तुत भी किया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो 1934 में सर एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा का विचार जो था वो प्रस्तुत किया गया। तो संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? एम.एन. रॉय। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संविधान सभा के विचार को मंजूरी नहीं मिली, ना ही उसके संबंध में कोई भी प्रस्ताव शामिल किया गया। तब 1936, 37, 38 और 39 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रयास किए गए और संविधान सभा को लोकप्रिय बनाने और मूर्त रूप देने में जवाहरलाल नेहरू का मुख्य योगदान रहा। फिर 1945 में तेग बहादुर सप्रू के द्वारा दोबारा से संविधान बनाने की मांग उठाई गई और यहाँ पर अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं देखें तो संविधान बनाने के लिए बहुत सारे दल जो थे वो भारत भेजे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो कि असफल रहा। 1942 में क्रिप्स मिशन आया जो कि असफल रहा। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा पोस्ट डेटेड चेक, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था कि जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला है। अब जब ये प्रयास असफल रहे तो उसके बाद कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो चलिए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। संविधान सभा का गठन और किसके आगमन के साथ ही होगा? कैबिनेट मिशन के आने के साथ होगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि संविधान सभा का गठन। तो अगर आप लोग देखें 1945 की बात हम कर रहे हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हो गया और ब्रिटेन में चुनाव हुए। तो 1945 में ब्रिटेन में चुनाव संपन्न हुए। तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं कि 1945 में ब्रिटेन में चुनाव संपन्न हुए। अब दो लोग चुनाव लड़े, विंसेंट चर्चिल चुनाव लड़े और उनके साथ उनके विरुद्ध चुनाव कौन लड़े थे? सर क्लीमेंट एटली। अब जब चुनाव संपन्न हुए 1945 में ब्रिटेन में और यहाँ पर सर क्लीमेंट एटली जो थे ये कौन सी पार्टी के थे? ये लेबर पार्टी के थे और ये चुनाव में विजयी रहे। अब जब ये चुनाव में विजयी रहे तो इन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। तो ये आपको याद रखना है और ये क्या बन गए? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर हमने बोला है कि 1945 में 1945 में ब्रिटिश संसद के चुनाव हुए। विंसेंट चर्चिल के खिलाफ कौन लड़े? सर क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे और लेबर पार्टी के कैंडिडेट सर क्लीमेंट एटली ने विंसेंट चर्चिल को चुनावों में पराजित किया और 1945 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी सर क्लीमेंट एटली ने। अब क्लीमेंट एटली
वो प्रधानमंत्री हैं जो भारत को क्या देंगे, आज़ादी। तो आपको यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी, जो पूछा जाता है कि भारत को आज़ादी देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो सर क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत को क्या दी गई, आज़ादी दी गई। आगे चल के अभी हम देखेंगे 1947 में जब भारत आज़ाद होगा तो आज़ादी की घोषणा करने वाले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, सर क्लीमेंट एटली। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि एटली जो थे प्रधानमंत्री बनने के पहले 1927-28 में साइमन कमीशन जब भारत आया था तो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में कहाँ की यात्रा कर चुके थे, भारत की यात्रा कर चुके थे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है क्लीमेंट एटली से संबंधित है और इसको आपको याद रखना है। 1927 में घोषणा की गई थी कि एक 7 सदस्यीय दल जो साइमन कमीशन होगा वो भारत आएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन के सदस्य कौन थे, सर क्लीमेंट एटली, जो कि आगे चल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि वह कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत की यात्रा कर चुके थे, तो वो कौन थे, सर क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, फिर यहीं पर लिख दे रहे हैं एटली ने भारत को आजादी प्रदान की थी। तो ये 2 पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन में होता था, हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली ने कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, तो एटली ने क्या कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का क्या है, अधिकार है। और एटली ने कहा कि एक दल भारत जाकर भारतीय नेताओं से चर्चा करेगा कि भारत का संविधान कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने बोला हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और यहीं पर इन्होंने कहा कि एक दल कहाँ जाएगा, भारत जाएगा, भारत जाकर भारतीय नेताओं से चर्चा करेगा कि आखिर भारत का संविधान किस तरीके से तैयार किया जाए। अब इसी के बाद ही कैबिनेट मिशन जो होगा वो कहाँ आएगा, भारत आएगा। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो जल्दी से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1945 में ब्रिटिश संसद में चुनाव संपन्न हुए और ब्रिटिश संसद में जब चुनाव संपन्न हुए तो इन चुनावों में सर क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के थे ये विजयी रहे और इन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी। 1927-28 में साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में क्लीमेंट एटली भारत की यात्रा कर चुके थे और इन्होंने ही भारत को आज़ादी प्रदान की। 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली ने बोलते हुए कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है और एक दल भारत जाएगा, भारतीय नेताओं से चर्चा करेगा कि आखिर भारत का संविधान कैसे बनाया जाए। अब यहां पर देखते हैं एटली की जो घोषणा थी, उस घोषणा के अनुसार 24 मार्च, ये डेट याद रखना है, 1946। कितनी तारीख लिखी हमने यहां पर, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। और भारत में कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। ठीक है, तो ये डेट पूछ ली जाती है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946। अब पूछ लेगा कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 3 सदस्य थे। अब इन तीनों सदस्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अब पहला सदस्य अगर हम यहां पर देखें तो पहले सदस्य जो थे उनका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स।
ठीक है, तो पहले सदस्य कौन थे? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। दूसरे सदस्य यहां पर हम देखें तो पैंथिक लॉरेंस। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। तीसरे सदस्य कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। और तीसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। अब तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो पहले व्यक्ति कौन थे? पहले सदस्य कौन थे? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। दूसरे कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। तीसरे कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स आजकल नए तरीके से पूछ रहे हैं कि स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, यहां से जो प्रश्न आएगा उसको आप देख लेते हैं कैसे तरीके से आएगा। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो तीन नाम है, चौथा नाम वो ऐड कर देगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा कि वो इसके सदस्य नहीं थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे कौन है? पैंथिक लॉरेंस, और तीसरे कौन है? एबी अलेक्जेंडर। अब पूछ लेगा स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स क्या थे इस समय? तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, या हिंदी में हम यहां पर लिखें तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये व्यापार बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स थे वो क्या थे? वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब पैंथिक लॉरेंस की बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की पोस्ट पर थे, ये भारत सचिव थे। ठीक है, एबी अलेक्जेंडर कौन थे? तो एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो पैंथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। एबी अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना मंत्री थे। स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स थे बोर्ड ऑफ ट्रेड या व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज जो वो पूछेगा कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया उसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, और तीनों सदस्यों में कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यहां पर मैं अलग से लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। वो कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एटली की घोषणा के अनुसार 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। सबसे पहले स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे या बोर्ड ऑफ ट्रेड के चेयरमैन थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे। तीसरे कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना मंत्री थे। और कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? पैंथिक लॉरेंस। अब ये कैबिनेट मिशन जो था ये भारत में जगह जगह घूमा, और जगह जगह घूमकर इन्होंने भारतीय नेताओं से चर्चा करी, और चर्चा करने के बाद इन्होंने 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इन्होंने कहा कि भारत का संविधान केवल भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भारत का जो संविधान है वो केवल किसके द्वारा बनाया जाएगा? भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि संविधान बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे? एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और ये संविधान सभा के जितने भी मेंबर होंगे
वो सबके सब भारतीय होंगे। इस प्रकार जो भारत का संविधान होगा वो केवल किसके द्वारा बनाया जाएगा? भारतीयों के द्वारा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जो संविधान सभा का कॉन्सेप्ट है, संविधान सभा का जो विचार था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, एक सभा का निर्माण किया जाएगा। यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो यह विचार किसका था? कैबिनेट मिशन का। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा बोला गया था कि भारत का संविधान केवल भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, भारतीयों की इच्छानुसार बनेगा और संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। अब यहां से शुरू होगा किसका गठन? संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो कैबिनेट मिशन ने बोला कि जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा में कुल सदस्य जो होंगे या कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 389। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? 389। अब ये 389 सदस्य कौन कौन इसका सदस्य होगा, यहां से ये प्रश्न आता है। तो यहां पर देखें अगर हम, तो इन्होंने बोला कि ब्रिटिश प्रांत जो कि उस समय भारत में थे, ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए सदस्य, तो वो थे 292। तो 389 में 292 यानी 292 मेंबर्स जो चुने जाएंगे वो कहां से चुने जाएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। फिर पूछ लेता है इसके बाद कहां से सदस्य शामिल किए गए थे? तो चीफ कमिश्नरी से। तो चीफ कमिश्नरी से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। तो चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य चुने गए? 4। और बाकी उस समय जो देसी रियासतें थी उनसे सदस्यों को शामिल किया गया। तो देसी रियासतों से चुने गए सदस्य कितने हो जाएंगे? 93। अगर आप चाहें तो जोड़ लें, 4 और 2 6 और 3 9। ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 की 8, हाथ किया 1, 2 और 1 3। तो टोटल कितने हो गए? 389। तो यहां पर ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने मेंबर चुने गए। तो ब्रिटिश प्रांतों से कुल 292 मेंबर चुने गए। चीफ कमिश्नरी से कितने चुने गए? 4 चुने गए। और देसी रियासतों से कितने सदस्यों को शामिल किया गया? 93 सदस्यों को शामिल किया गया। कुल मिला के संविधान सभा में कितने मेंबर थे? तो 389 मेंबर थे। याद रहेगा, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें ध्यान से, तो यहां पर उस समय कितने ब्रिटिश प्रांत थे? तो उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे। फिर पूछ लेता है चीफ कमिश्नरी कितनी थी? तो चीफ कमिश्नरी जो थी वो 4 थी और बाकी सब कहां से चुने जाएंगे? देसी रियासतों से। तो ये आपको याद रखना है। अब इन्हीं पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने बोला कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, यानी संविधान सभा के गठन का जो विचार था या जो प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया? कैबिनेट मिशन ने। और कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा का विचार रखा गया उसमें बताया गया कुल कितने मेंबर होंगे? 389, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से और 93 कहां से आएंगे? देसी रियासतों से। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश प्रांत कुल कितने थे? तो कुल ब्रिटिश प्रांत थे 11। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने संविधान सभा का गठन करने का जो विचार था या प्रस्ताव था वो प्रस्तुत किया, उस समय उसने बोला था कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य चुने जाएंगे। जिस समय ब्रिटिश प्रांत कितने थी? 11। फिर हमने यहीं पर बोला था कि चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य चुने जाएंगे? 4। तो कितनी चीफ कमिश्नरी थी? 4। अब यहां पर लिख लेते हैं कि चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी। तो पहली थी दिल्ली, दूसरी थी अजमेर मारवाड़, तीसरी है कुर्ग और चौथा है ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कितनी चीफ कमिश्नरी थी? 4, 1 2 3 और ये हो गई आपकी 4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, पूछ लिया जाता है कि चीफ कमिश्नरी कहाँ कहाँ पे थी। तो एक दिल्ली, दूसरी है अजमेर मारवाड़, तीसरी कौन सी है? कुर्ग और चौथी है ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्रिटिश प्रांत कुल कितने थे? 11।
अब इन ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, यहां पर हम देख लेते हैं कि कितने भागों में बांटा गया था। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से भाग थे? भाग का, फिर भाग खा और भाग गा। इन 3 कैटेगरी में इन प्रांतों को क्या किया गया था? बांटा गया था। अब पूछ लेता है कि कौन कौन से प्रांत थे जो भाग गा में शामिल थे। तो कौन कौन से थे? यहां पर आ जाएगा आपका असम और बंगाल। तो भाग गा में केवल 2 ही प्रांतों को रखा गया था। कौन कौन से? असम और बंगाल को। अब भाग खा में अगर हम देखें तो भाग खा में रखा गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत को। तो किसको रखा गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत को। इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, कौन कौन से? असम और बंगाल। अब भाग खा में हमने देखा उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब और सिंध। ठीक है, तो भाग खा में कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, कौन कौन सा? उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब और सिंध। अब हमारे पास कौन सा बचा है? भाग का बचा हुआ है। इसमें आ जाएगा मद्रास, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर कितने हो गए? 6 हो गए। यहां पर कितने हैं? 3। ठीक, और वहां पर कितने हैं? 2। अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 3 9 और 2 11। तो टोटल कितने प्रांत थे? 11। इन 11 प्रांतों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। भाग का में कौन कौन से थे? मद्रास, फिर आ जाएगा बॉम्बे, बॉम्बे के बाद बिहार, बिहार के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। अब भाग खा में कौन कौन से प्रांत थे? उत्तर पश्चिमी प्रांत या पश्चिमोत्तर प्रांत भी बोल देते हैं, पंजाब और सिंध। भाग गा में कौन कौन थे? असम और असम के बाद बंगाल। ठीक है, चीफ कमिश्नरी कितनी थी? तो चीफ कमिश्नरी 4 थी। पहली कौन सी थी? दिल्ली, दूसरी अजमेर मारवाड़ और तीसरी कुर्ग और चौथी ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब चीफ कमिश्नरी से कितने मेंबर शामिल किए गए थे? 4। और ब्रिटिश प्रांतों से इन 11 प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था। इनसे कुल कितने थे? 292। 292 धन 4 कितने हो गए? 296। बाकी 93 मेंबर्स कहां से आएंगे? देसी रियासतों से। अब यहां पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोला गया कि चुनाव कैसे होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से कैसे सदस्य चुने जाएंगे, चीफ कमिश्नरी से कैसे सदस्य चुने जाएंगे, देसी रियासतों से कैसे सदस्य चुने जाएंगे। तो यहां पर बोला गया कि जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों में चुनाव आयोजित नहीं किए जाएंगे। तो यहां पर क्या बोला गया कि यहां पर चुनाव आयोजित नहीं किए जाएंगे, यानी कि यहां बोला गया सीधे राजा द्वारा सदस्यों को चुनकर संविधान सभा में भेज दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो बिल्कुल सिंपल है कि यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी चुनाव नहीं होगा। सीधे राजा को अधिकार दे दिया गया कि वो अपनी रियासत में से किसी एक सदस्य को चुने और सीधे किस में भेज दे? संविधान सभा में। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये कौन से सदस्य हो गए? ये हो गए नामांकित सदस्य। ठीक है, अगर हम वर्तमान में बात करें हमारी संसद की या हमारी विधानसभा की, तो 2 ही प्रकार के तो सदस्य होते हैं। एक कौन होते हैं? नामांकित, और एक होते हैं निर्वाचित। नामांकित सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल सीधे चुन लेता है, सीधे उनको नामांकित कर देता है। और निर्वाचित सदस्य कौन? जिनके लिए चुनाव आयोजित होते हैं और आम जनता
उनके लिए चुनाव में वोट डालती है और वो विजय होके कहाँ जाते हैं, हमारी संसद में या हमारी लोकसभा में या विधानसभा में, तो वो निर्वाचित कहलाते हैं निर्वाचन के द्वारा। यहाँ पर भी वैसे ही 2 तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे, सीधे किसको चुनने का अधिकार दिया गया, राजा को, यानी कि ये सब सदस्य कौन से सदस्य कहलाएंगे, नामांकित सदस्य कहलाएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो यहां पर पूछ लेगा कि संविधान सभा में नॉमिनेट मेंबर्स कितने थे, तो नॉमिनेट मेंबर्स देशी रियासतों से कितने चुने जा रहे हैं, 93 चुने जा रहे हैं। तो नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 93, यानी कि देशी रियासतों में कोई भी चुनाव आयोजित नहीं किया जाएगा। जो भी सदस्य होंगे वो वहां के राजा के द्वारा सीधे चुन के किस में भेज दिए जाएंगे, संविधान सभा में। इस प्रकार इन सदस्यों को हम क्या बोल सकते हैं, नामांकित सदस्य। तो नामांकित सदस्य कितने हो गए, 93। अब बोला गया कि जो ब्रिटिश प्रांत और दूसरा हमारा कौन सा था, चीफ कमिश्नरी था। तो यहां पर बोला गया कि चीफ कमिश्नरी, तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य चुने जा रहे हैं, 292। चीफ कमिश्नरी से कितने चुने जा रहे हैं, 4। तो कुल अगर हम देखें तो कितने हो गए, 296। तो बोला गया कि इन 296 सदस्यों के लिए क्या होंगे, चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो इनके लिए क्या आयोजित किए जाएंगे, चुनाव आयोजित किए जाएंगे। अब जब चुनाव आयोजित किए जाएंगे मतलब ये कौन से सदस्य हो गए, ये हो गए आपके इलेक्टेड मेंबर, यानी कि निर्वाचित सदस्य। इनके लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे, कितने सदस्यों के लिए, 296, यानी कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, निर्वाचित सदस्य। अब प्रश्न यहां पर यह बनता है कि जब इनके लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे तो चुनावों में वोट कौन डालेगा, चुनावों में भाग कौन लेगा। तो यहां पर बोला गया कि आम जनता के द्वारा इन्हें नहीं चुना जाएगा, यानी इनडायरेक्ट रूप से ये चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी आम जनता के द्वारा इन्हें नहीं चुना जाएगा। इनके लिए जो चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष चुनाव जो होंगे वो आयोजित किए जाएंगे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रूप से चुने जाएंगे। अब प्रश्न आया कि इनके लिए वोट कौन डालेगा, तो बोला गया कि जो प्रांतीय विधायी सभा के सदस्य हैं उनके द्वारा इन्हें चुना जाएगा या इन सदस्यों को चुना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि देशी रियासतों में कोई भी चुनाव आयोजित नहीं होगा। वहां की रियासत का जो राजा होगा वो अपनी रियासत में से किसी एक सदस्य को सीधे नामांकित करके किसमें भेज देगा, संविधान सभा में। यहां पर बोला गया कि ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर यानी कुल 296 सदस्यों की का जो इलेक्शन का चुनाव होगा वो इलेक्शन के द्वारा होगा, चुनावों के द्वारा होगा, यानी कि ये कौन से इलेक्टेड मेंबर हो गए, निर्वाचित सदस्य हो गए। इनके लिए निर्वाचन जो होगा, चुनाव जो होगा वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी आम जनता के द्वारा इन्हें नहीं चुनाया जाएगा। इनके लिए वोट कौन डालेंगे, प्रांतीय विधायी सभा के सदस्य। अब प्रांतीय विधायी सभा, तो हमने बोला कि कितनी प्रांतीय विधायी सभा थी, ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 11, और सभी जगह क्या थी, विधानसभा थी। उन प्रांतों की प्रांतीय विधायी सभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा कितने सदस्य चुने जाएंगे, 296 सदस्य जो होंगे वो चुने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि आम जनता द्वारा नहीं चुने जाएंगे, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। वहां पर पूछ लेता है वो कि इनका चुनाव किसने किया, आम जनता ने किया, तो आम जनता के द्वारा इनका चुनाव नहीं किया गया, कैसे चुने गए, अप्रत्यक्ष रूप से। किसने चुना, तो प्रांतीय विधायी सभा के सदस्यों के द्वारा इन्हें चुना गया। तो अब ये क्लियर हो गया कि 296 जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित सदस्य होंगे, 93 जो होंगे वो कैसे होंगे, नामांकित होंगे। तो ये आपको याद रखने, दोनों के चुनाव की प्रोसीजर मैंने यहां पर आपको बता दी कि इनका चुनाव किस तरीके से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर 93 मेंबर्स कैसे हो गए, नामांकित। अब चुनाव कितनी सीटों के लिए होंगे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं निर्वाचित सदस्य, इनकी संख्या कितनी हो गई, 296, यानी इनके लिए क्या आयोजित किए जाएंगे, चुनाव। अब इनके लिए जब चुनाव आयोजित किए जाएंगे तो इन्हें 3 वर्गों के आधार पर बांटा गया।
ठीक है, आरक्षण की बात करते हैं कि किस तरीके से इन्हें बांटा गया। तो कितने वर्गों में बांटा गया, यहां पर हमने लिखा है 3। अब देख लेते हैं 3 कौन कौन से हैं। तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा साधारण, साधारण के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएंगे मुस्लिम और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे सिख। तो जो सीटों का बंटवारा था वो कितने वर्गों के आधार पर किया गया, 3 वर्गों के आधार पर किया गया, जनरल, मुस्लिम और सिख। ठीक है, तो 296 सीटों को 3 वर्गों के आधार पर बांटा गया। अब साधारण के लिए कितनी सीटें रखी गई थी, 213, मुसलमानों के लिए 79 और सिखों के लिए 4। और ये रिजर्वेशन केवल कहाँ प्रदान किया गया था, केवल पंजाब प्रांत में। ये आपको याद रखना है कि जो सिखों के लिए रिजर्वेशन दिया गया था वो केवल कौन से प्रांत में दिया गया था, पंजाब प्रांत में, क्योंकि वहां पर इनकी संख्या ज्यादा थी। अब अगर हम काउंट करें तो 213, 79 और 4 अगर हम जोड़ लें तो टोटल कितना बन जाएगा आपका, 296। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो साधारण के लिए कितनी सीटें रखी गई थी, 296 में से 213, मुसलमानों के लिए 79, सिखों के लिए 4 और ये केवल कहां से आए, पंजाब प्रांत से। तो 296 जो हो गए वो चुनाव के आधार पर, 93 जो होंगे वो सीधे राजा के द्वारा चुने जाएंगे, वहां पर कोई भी चुनाव नहीं होगा, इसलिए वहां पर नहीं लिखा गया है। तो 296 मेंबर्स जो थे उनको 3 भागों में बांटा गया। अब यहां पर एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो 389 सीट्स रखी गई वो किस आधार पर रखी गई। तो यहां पर आपको याद रखना है 10 लाख की जनसंख्या, कितना हमने बोला, 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक सीट रखी गई। ठीक है, यानी एक सीट कितने में बनाई गई, वहां पर जनसंख्या का आधार कितना रखा गया, 10 लाख। तो एक सीट बराबर अगर हम देखें तो यहां पर मिनिमम जो संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखी गई थी। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि एक सीट कितनी जनसंख्या पर रखी गई थी, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखी गई। फिर पूछ लेता है कि इसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें रखी गई। तो महिलाओं की सीटें अगर हम देखें तो कुल कितनी सीटें थी, 15। 2016 MPPSC मेंस में 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो कितनी सीटें थी, 15। फिर पूछ लेता है SC के लिए कितनी सीटें थी। तो SC के लिए अनुसूचित जाति के लिए जो सीटों की संख्या थी वो कितनी थी, 26। फिर पूछ लेता है ST के लिए कितनी सीटें थी, तो 33। तो यहाँ पर हम देखें अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रखी गई थी, 33 सीटें रखी गई थी। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आज हमने संविधान सभा के गठन के बारे में समझा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम संविधान सभा के चुनाव को देखेंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, प्रारूप समिति की बात करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे। तो ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। जल्दी से इसका रिवीजन करवा देता हूँ कि ब्रिटेन में मार्च 1945 में चुनाव संपन्न हुए। सर क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में विजयी हुए। इन्होंने शपथ ली। 14 मार्च 1946 को इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है और इनकी घोषणा के अनुसार ही कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें कुल 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, पेंथिक लॉरेंस। इन्होंने भारतीय नेताओं से चर्चा करने के बाद 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, भारतीयों के इच्छानुसार बनाया जाएगा और संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इन्होंने बताया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नर से 4 और देसी रियासतों से 93 मेंबर्स होंगे। देसी रियासतों में कोई भी चुनाव आयोजित नहीं किए जाएंगे, वहां पे जो सदस्य होगा वो सीधे राजा के द्वारा चुना जाएगा, यानी कि नामांकित सदस्य कितने होंगे, 93। ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरी यानी 296 सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे। आम जनता को चुनावों में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होंगे और इन चुनावों में प्रांतीय विधायी सभा के जो सदस्य होंगे वो भाग लेंगे। अब 296 सीटों का जो बंटवारा था वो 3 भागों
के आधार पर किया गया। साधारण मुस्लिम और सिख, साधारण के लिए 213, मुसलमानों के लिए 79 और सिखों के लिए 4 सीटें रखी गई। ठीक है, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 33, महिलाओं के लिए 15 और 1 सीट रखी गई थी 10 लाख की जनसंख्या पर। अगर हम देखें तो चीफ कमिश्नरी 4 थी, दिल्ली, फिर अजमेर मारवाड़, तीसरी थी कुर्ग और चौथी थी ब्रिटिश बलूचिस्तान। ब्रिटिश प्रांत थे 11, इन्हें भाग का, खा और गा में बांटा गया। गा में असम और बंगाल और खा में जो थे पश्चिम उत्तर प्रांत या उत्तर पश्चिमेत्तर प्रांत था। उसके बाद आपका पंजाब और सिंध था। बाकी भाग का में थे असम, बंगाल, असम, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। तो इस तरीके से इनका बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के चुनाव। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।